पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों को। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पड़ गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने से बदली बाट की पहचान कर ले। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय आज साहित्य के एक ऐसे बटोही की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में समान रूप से यात्रा की है और उसके इस साहित्य की यात्रा में बहुत ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। ये पड़ाव हिंदी साहित्य के लिए भी और भोजपुरी साहित्य के लिए भी है। मेरा मतलब है मैं आज नाम लेने जा रहा हूँ छपरा मेजर में रामनाथ पांडे जी का। रामनाथ पांडे जी न सिर्फ भोजपुरी के रचनाकार हैं बल्कि हिंदी के भी प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, लेकिन उनकी पहचान आज सिर्फ एक भोजपुरी रचनाकार के रूप में मिली हुई है। इस पर चर्चा करने का एक उद्देश्य और था। मैं चाहता तो पूरी वीडियो को भोजपुरी में बोल सकता, लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि भोजपुरी की चर्चा सिर्फ भोजपुरी में ही हो, यह धारणा तोड़ने की है। जब तक हम अपने साहित्य की चर्चा दूसरी भाषाओं में नहीं करेंगे तब तक उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा। अब उदाहरण देख लीजिए, जितने भी भारतीय साहित्यकार विदेशी पुरस्कारों से पुरस्कृत हो रहे हैं, उनकी रचनाएं तब पुरस्कृत होती हैं, तब पुरस्कार योग्य मानी जाती हैं जब उनका अनुवाद होता है। मैं किसी का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूँ, नाम उल्लेख करने नहीं जा रहा हूँ। इसलिए रामनाथ पांडे जी का जो समय है हिंदी साहित्य में, वो कविता की दृष्टि से छायावाद का युग है और गद्य की दृष्टि से आपको द्विवेदी युग है। दोनों विधाएं समान रूप से चल रही थी, लेकिन उपन्यास का जो युग था उस समय वह बहुत ही दूसरे ढंग का उपन्यास था। गुलशन नंदा, कन्नद रंजीत और रानू के उपन्यास बहुत ही लोकप्रियता के साथ पढ़े जा रहे थे। बुक स्टॉल पर जहाँ कहीं भी देखिए ये किताबें मिलती थी। जमाना ही था, बहुत जोर से लोग पढ़ा करते, लेकिन वह ऐसा जमाना था जहाँ उपन्यास पढ़ना बहुत बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता था। लोग छुप करके पढ़ते थे। तो गुलशन नंदा, कर्नल रंजीत और रानू जैसे प्रतिष्ठित हिंदी उपन्यासकारों की पीढ़ी में एक नाम इनका भी आता है, रामनाथ पांडे जी का। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं हिंदी के और उतने ही लोकप्रियता के साथ पढ़े गए, जाने गए। लेकिन एक खास बात यह है, हम सभी जानते हैं कि ये रचनाकार ऐसे थे कि उपन्यास विधा, हिंदी उपन्यास विधा समृद्ध करने वाले ऐसे साहित्यकारों की, रचनाकारों की पहचान किसी साहित्यकार के रूप में नहीं। उनमें से एक हमारे रामनाथ पांडे जी। पांडे जी भोजपुरी में उतरते हैं। मातृभाषा के प्रति इनका लगाव, इन्होंने ये काम अब भोजपुरी में करना शुरू किया। पहली बार आपका उपन्यास बिंदिया 1956 में प्रकाशित होकर के आया। अब देखिए, ये उस समय का जो काल था, बिहार के रचनाकारों की बात करें, शिवपूजन सहाय बहुत बड़े रचनाकार, कथाकार। उनसे पहले राहुल संकृत्यायन पहले ही भोजपुरी में नाटक लिख चुके थे। लेकिन इन रचनाकारों के समानांतर जब इनकी भोजपुरी में एक उपन्यास का प्रकाशन होता है तो ये सब के सब चौंक गए।
ऐसा भी किया जा सकता है। विवेकी राय जी भी चौंक गए। विवेकी राय जी तो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं लिखी। उन्होंने इस उपन्यास की प्रशंसा की, शिवपूजन सहाय ने इसकी प्रशंसा की। राहुल सिंह शंकरत्यायन ने कहा कि आपने भोजपुरी में लिख करके बहुत बड़ा काम किया पंडित जी। किसी रचनाकार के लिए इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है कि राहुल शंकरत्यायन जैसा साहित्यकार इनके भोजपुरी लेखन की प्रशंसा करता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो रानू, गुलशन नंदा आदि आदि कर्नल रंजीत के जो उपन्यास हुआ करते थे, उनकी एक सीमा थी। उपन्यासों का उद्देश्य ही था मनोरंजन करना, जासूसी करना और तिलस्मी विचारों के। उनका नाम ही सुनकर डर लगते थे, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते उपन्यासों का। कोई जमाना नहीं चला। उस लीक से हटकर पांडे जी ने कि उपन्यास का कथानक हमारा गांव भी हो सकता है। क्योंकि यह भारतीयता वह है जो गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में निवास करती है। जो गांव को नहीं समझेगा तो भारत को नहीं समझ सकता है। और गांव की कथानक को गांव की भाषा में गांव का रचनाकार जब लिखा तो एक ऐतिहासिक काम। और न सिर्फ इंडिया बल्कि उनके जो प्रतिष्ठित उपन्यास हैं जिन्हें हम यहाँ आज चर्चा करेंगे, वह है बिंदिया खाला इमरती चाची, और एक उपन्यास है उनका महेंद्र मिश्र पर, और एक है आधे आध, एक उपन्यास है जिंदगी के राह। ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो भोजपुरी में एक नई परंपरा शुरू करते हैं। जिंदगी के राह में जो उपन्यास है उसका जो नायक है महेंद्र, वो विद्यार्थी जीवन से ही संघर्षशील नायक है, और बाद में वह मजदूरों की लड़ाई के लिए खड़ा होता है। इस रूप में उसका चरित्र विकसित होता है। इमरतिया चाची जो है वह उपन्यास ऐसा उपन्यास है जिसमें मैं कहता हूँ कि आज 60-70 वर्ष बाद जब हम इस सदी में आकर के दलित विमर्श की चर्चा करते हैं, नारी विमर्श की चर्चा करते हैं, यह दृष्टिकोण पांडे जी के साहित्य रचना में पाने दिए। चाची एक ग्रामीण महिला है, गांव की महिला है, और गांव के षड्यंत्र से परिचित है, जानती है किस प्रकार से प्रभावित कर, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें एक नारी सामान्य विचारों से काफी ऊपर उठ जाती है। इसी प्रकार से महेंद्र मिश्र को लेकर के भोजपुरी समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है, आज भी है कि कैसे रचनाकार, वो कैसे व्यक्ति थे। वह एक चरित्र प्रधान जो है उपन्यास है। हम मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया चरित्र प्रधान उपन्यास भोजपुरी में पहली बार ही आया। इस दृष्टि से भी वो बहुत जो महेंद्र मिश्र से जुड़ी हुई कई तरह की भ्रांतियों को तोड़ता है। ठीक है, इतिहास बताता है कि वो नोट छापते थे, एक आपराधिक कृत्य करते थे, आपराधिक काम करते थे, लेकिन वे कलाकार थे, गायक थे। उस पैसे का इस्तेमाल वह निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते, परिवार के लिए नहीं किया। ये उपन्यास कि उस पैसे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया, उन लोगों को दिया करते थे जो उसमें लगे हुए थे। तो इस प्रकार से उस उपन्यास को पढ़ने के बाद महेंद्र मिश्र के बारे में पुरानी धारणा जो है टूट जाती है। बाद में इसी उपन्यास पर और भी इसी उपन्यास के आधार बना करके भोजपुरी में और भी उपन्यास लिखे गए। 2 साल पहले ही जौहर जी की जौहर सफियाबादी का पूर्वी कथा उपन्यास आया है, वो इसी कथा पर आधारित है। उसमें खास बात है कि देखिए भोजपुरी महेंद्र मिश्र ने एक भोजपुरी गीत को एक नए बना दिया, जिसे पूर्वी कहते हैं, छपरैया कहते हैं, और वह संस्कार चल रहा है।
उनकी गीतों को लेकर। अब मैं आता हूँ, देखिए रामनाथ पांडे जी का जो उपन्यास विद्या है, उसमें एक नारी चित्र प्रधान उपन्यास है। विद्या एक सामान्य ग्रामीण परिवार की लड़की है। उदय उसके पिताजी हैं, जो दमे के मरीज हैं। उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका है और उनका कोई पुत्र नहीं है। कहानी का कथानक है और इसका मेन जो बिंदु है यही है। गांव को जो देखा है, गांव को जो समझा है, भारतीय गांव की जो बसा है, वो जानता है कि ऐसे लोगों के प्रति गांव के लोगों का क्या नजरिया। एक व्यक्ति है जिसके पास खेती है, जमीन है, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है। मालूम है, सारी संपत्ति उसी के पास जाएगी जो उसकी कन्या से शादी करेगी। तो गांव में ये बात चल रही है। गांव का एक व्यक्ति जो इस राजनीति को समझता है, वह अपने गोद लिए हुए बेटे से शादी कराना चाहता है कि उदय की बेटी विद्या की अगर शादी हमारे गोद लिए हुए बेटे से हो जाती है तो उदय की सारी संपत्ति आ जाती है। इसके लिए षड्यंत्र चलता है, ग्रामीण गांव को देखिए, गांव को समझिए। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे कहाँ। सोहला दूर जगमग नगरों से, जहां न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर। देखिए पराए लोग में रहीमार मुआ के नावों में है अपना हिंदुस्तान कहाँ बसा, गाँव में बसा। बिंदिया एक हिम्मत वाली, नए विचारों वाली बेटी है, कन्या है, जो अपने पिता की संपत्ति को संभालती है, खेती बाड़ी को देखती है, बनिहार के साथ, नौकरों के साथ खेत पधार जाती है, सारी रखवाली करती है। तो राजनीति गांव की यह है कि उस पर लांछन लगाया जाता है कि इसका अपने नौकरों के साथ अवैध संबंध है। इसलिए क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दी जाए। और किससे की जाए? एक लफंगे लड़के से, लोफर लड़के से, अंटूस लड़के से, जो गोद लिया हुआ है, एक धनी व्यक्ति का, एक रियासती आदमी का कंजूस व्यक्ति है। उसका बाप जाता है, उदय के पास कहता है जल्दी से जल्दी बेटी की शादी कर दीजिए, वरना आपकी तो नाक कटेगी, पूरे गांव की नाक कट जाएगी। तो नहीं मान जाते, जान जाते, चलो भाई ऐसे करते हैं। लेकिन वह राजनीतिक व्यक्ति जानता है कि एक बार बेटी का मन मुंह ही देख लेना, कहीं ऐसा न हो उसे शादी तो करते हैं और वह जान जाए कि शादी होने वाली है तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग भी सकती है। इसलिए उसका मन ले लेना। और वास्तव में ऐसा ही होता है। विद्या को जिसे भी पता चलता है कि मेरी शादी एक कंजूस व्यक्ति से हो रही है जो हमें लांछित कर रहा है, तो अपने आसामी के द्वारा, जो उसका नौकर है, जो आसामी है, देखभाल करने वाले व्यक्ति, हरिजन समाज के, दलित समाज के लोग, जिन्होंने उसे बेटी की तरह पाला है, वो भी नहीं चाहते हैं कि इसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो। और वह विद्या को बाहर कर देते हैं, नगर से बाहर छुपा देते हैं। बाद में जब पूरा षड्यंत्र पता चलता है कि इसके शादी के पीछे की क्या राजनीति है, तो इनको एहसास होता है। खास बात यह होती है, तो बात यह है कि विद्या आती है और पंचायत में कहती है कि जब ये बदनाम हो ही गई, अगर लोगों का कहना ही है कि इससे मेरा अवैध संबंध है, तो उस फंटूस से, लोफर से, आवारा से शादी करने में तो अच्छा है कि मैं इसी से करूँ। और फिर वो उसी से शादी कर लेती है। यहाँ पर उपन्यास का जो कथानक है,
एक प्रेम कहानी। बस इतनी सी बात नहीं है, बात और भी है कि आज से 50, 60, 70 साल पहले एक भोजपुरी रचनाकार नारी स्वतंत्रता को लेकर के, नारी विमर्श के कैसा दृष्टिकोण रखता है। आज भी हम कहते हैं कि कन्या की शादी बगैर उसकी इच्छा के नहीं होनी चाहिए, और ऐसे अगर होती है तो उचित नहीं है। यह बात पांडे जी 70 साल पहले का है। 70 साल में इसलिए कर रहा हूँ कि 56 में तो वो उपन्यास छपा था। संभव है आज की तरह तो उसमें छपाई होती नहीं थी कि आज आपने लिखा और कल ही प्रकाशित हो सकता है 5, 7 साल पहले लिखे होंगे, 56 में प्रकाशित हुए। आज की तरह तो प्रिंटिंग नहीं होती। तो नारी विमर्श, दलित विमर्श, ये देखिए जो हम आज इस नई सदी की नई विधा मानते हैं, नई सोच मानते हैं, ये हमारे भोजपुरी साहित्य में पहले से पहले ये कि और खास है ऐतिहासिक पड़ाव साहित्य में, ऐतिहासिक पड़ाव गांधी जी का है। बालकों के लिए पत्रिका का प्रकाशन किया, कहानी की पहली पत्रिका का प्रकाशन किया। बालकों की जो पत्रिका थी नौनिहाल, 1882 में प्रकाशित होती थी। नौनिहाल कहानी की भी एक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया। सबसे बड़ी बात, भोजपुरी साहित्य में आज भी आलोचना साहित्य कमजोर है। तो भोजपुरी में आलोचना की पहली पत्रिका कसौटी का प्रकाशन करने वाले रामनाथ पांडे जी। आप सोचिए, आज भोजपुरी आंदोलन को लेकर के जो लोग यह कह रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो वो कर दिया। एक व्यक्ति होता है जो काम करता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने किए हुए का गुणगान करता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, कथनाथ करणम श्रेय, कहने से अच्छा है करके दिखाएं। तो रामनाथ पांडे कथनी से अधिक करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने करके दिखाया, कहा नहीं। जब भी कोई रचनाकार लिखता है वर्तमान में लिखता है, लेकिन उसका मूल्यांकन भविष्य में होता है। एक अच्छा युग दृष्टा साहित्यकार भी है जो वर्तमान में रहकर भी भविष्य को देखता है, भविष्य को देख कर सोचता है, और ऐसा साहित्यकार हमारे पांडे जी बड़े गर्व के साथ उनका। और उनके जो पुत्र हैं, जो नंद से मेरी बात होती है, उनकी जो बहू हैं, उनका संस्मरण मैंने कहीं पर पढ़ा कि कितने बड़े दिल के व्यक्ति थे। बाहर से सामाजिक जीवन में बहुत कठोर दिखने वाले व्यक्ति एक बहू के प्रति कितने दयालु होते, कितने सही होते। और ऐसा व्यक्ति जो साहित्यकार ही हो सकता है, कवि ही हो सकता है, कहानीकार ही हो सकता है, उपन्यासकार ही हो सकता है, और बड़े गर्व के साथ कि रामनाथ पांडे ही हो सकता है। और अंतिम बात यह कहनी है कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि भोजपुरी हमारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल हो जाती। तो 16 जून 2006 को यहाँ से चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए। हमारे बीच उनकी स्मृतियाँ रह गई, उनका साहित्य रह गया, भोजपुरी हिंदी साहित्यकारों के दिल में बस गए, और उनकी अधूरी चाह आज तक नहीं हुई है। मेरा मकसद सिर्फ यह बताना है कि हम साहित्य चाहे किसी भी भाषा का, उसे उसी भाषा तक सीमित, उसकी चर्चा सर्वभाषाओं में होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और हमें गर्व होना चाहिए ऐसे साहित्यकारों जिन्होंने हमें यह बताया कि भोजपुरी एक बोली नहीं है, बोली से ऊपर उसका
का समृद्ध साहित्य है और इतना समृद्ध साहित्य है, मैं तो कहता हूँ आप उनके उपन्यासों को कहीं से पढ़िए, देखिए, कुछ उपन्यास उनके उपलब्ध हैं, उनके परिजनों के पास पूरा समृद्ध साहित्य है, लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए, लोगों को बताइए, शिक्षक को सुनाइए।